नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो लास्ट क्लास में अपन ने राजस्थान की जलवायु के बारे में देखा था। तो जलवायु वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। उससे संबंधित जो प्रश्न थे वो भी अपन ने देख लिए थे। क्लास में थोड़ी सी टेक्निकल एरर आ गई थी, तो लास्ट के कुछ एक दो क्वेश्चन हैं वो रह गए थे, तो टेंशन मत लेना, वो क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के अपवा तंत्र के बारे में, यानी कि राजस्थान में कौन कौन सी नदियां बहती हैं उन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। अगर राजस्थान के अपवा तंत्र की बात की जाए तो राजस्थान जो है शुष्क प्रदेश माना जाता है राजस्थान को। अगर यहाँ पे कोई नदी बह रही है या फिर कोई झील है या कोई भी जलराशि है तो उसका यहाँ पे क्या हो जाता है, एक विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि राजस्थान को शुष्क प्रदेश माना जाता है। ठीक है। राजस्थान की जो ज्यादातर नदियां हैं वो क्या हैं, बरसाती नदियां। अपने यहाँ पे जो 12 मासी नदियां हैं, यानी कि जो साल भर बहने वाली नदियां हैं, उनकी यहाँ पे क्या है, कमी है। अगर 12 मासी नदी की बात करें तो केवल जो चंबल नदी है वो ही एकमात्र ऐसी नदी है जो कि साल भर जिसमें पानी रहता है। ठीक है। लेकिन जो चंबल है उसका उद्गम राजस्थान से नहीं होता, इसलिए हम उसको पूर्णतः राजस्थान की नदी नहीं बोल सकते। वो राजस्थान में बहती है लेकिन उसका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश से होता है। तो अपने यहाँ पे राजस्थान में कोई बड़ी नदी भी नहीं है जो कि पूर्णतः राजस्थान की हो। जैसे कि चंबल और माही नदी है वो बड़ी नदी हैं, लेकिन इनका जो उद्गम है वो अपने यहाँ से नहीं होता। ये नदियां हैं राजस्थान में प्रवाहित होती हैं। तो राजस्थान की ऐसी कोई भी बड़ी नदी नहीं है जो कि 12 मासी भी हो। तो राजस्थान में जो ज्यादातर नदियां हैं वो क्या है, अंतः प्रवाही नदियां हैं। अंतः प्रवाही नदी का मतलब क्या हो गया, ऐसी नदियां जो किसी नदी, सागर या झील में नहीं गिरती, उनका पानी खत्म हो जाता है तो वो बीच में ही समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार की जो नदियां हैं ये नदियां राजस्थान में ज्यादा पाई जाती हैं। देखो, अगर हम राजस्थान में देखें, अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो केवल लूणी नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं, वो भी कुछ सीमित क्षेत्र में ही प्रवाहित होती हैं। अगर उत्तरी राजस्थान की बात करें तो वहां पे घग्गर नदी है जो केवल बारिश के टाइम पे ही प्रवाहित होती है। तो अगर ऐसे हम देखें तो राजस्थान में जो अंतः प्रवाही नदियां हैं वो ज्यादा बहती हैं। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कौन कौन सी जो नदियां हैं वो राजस्थान में प्रवाहित होती हैं। तो देखो, अगर राजस्थान के अपवा तंत्र की बात की जाए तो राजस्थान के अपवा तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, संगम के आधार पे। किस आधार पे, संगम के आधार पे। संगम का मतलब क्या हो गया कि कोई नदी है, उसका उद्गम हो रहा है, फिर लास्ट में जाके वो कहीं पे मिल रही है, कहीं पे मिल रही है। तो एक तो क्या है, राजस्थान की जो नदियां हैं एक तरफ तो अरब सागर में जाके गिरती हैं। सीधी जो नदी है वो जरूरी नहीं है कि अरब सागर में गिर रही हो, वो किसी दूसरी नदी में जाके मिल रही है, और वो जो दूसरी नदी है वो आगे जाके या तो अरब सागर में गिर रही है या फिर बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। और एक ऐसी नदियां जो कहीं पे जाके नहीं मिल रही, वो कि बीच में ही उनमें पानी खत्म होने के कारण वो समाप्त हो रही है। तो अपवा तंत्र जो है राजस्थान का, उसको संगम के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो भाग, एक है अरब सागरीय नदियां। इस प्रकार की नदियां जो कि अरब सागर में जाके गिरती हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। ठीक है। यानी किसी दूसरी नदी में मिल जाती हैं और वो जो दूसरी नदी है वो जाके अरब सागर में गिर रही है। तो अरब सागर हमने देखा था कि भारत के पश्चिमी साइड में है। ठीक है। तो राजस्थान की लगभग 17% नदियां हैं जो कि अरब सागर में जाके गिरने वाली नदियां हैं। दूसरा प्रकार है अंतः प्रवाही नदियां। तो अंतः प्रवाही नदियां कौन सी होती हैं वो हमने देख लिया कि ऐसी नदियां जो किसी सागर या झील में ना गिर के बीच में ही उनका पानी समाप्त हो जाता है, तो वो बीच में ही समाप्त हो जाती हैं। ठीक है। इस प्रकार की नदियां होती हैं अंतः प्रवाही नदियां। देखो, नाम से ही पता चल रहा है अंतः प्रवाही, यानी केवल बीच बीच के क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां। तो इस प्रकार की जो नदियां हैं वो हैं राजस्थान में लगभग 60%, यानी कि सबसे ज्यादा इस प्रकार की नदियां राजस्थान में पाई जाती हैं। इनका कारण क्या है कि क्योंकि अपने यहाँ पे मरुस्थल का विस्तार ज्यादा है, अपने यहाँ पे मरुस्थल ज्यादा है, इसलिए अंतः प्रवाही जो नदियां हैं वो राजस्थान में ज्यादा पाई जाती हैं। तीसरी है बंगाल की खाड़ी की नदियां, जो कि भारत के पूर्वी साइड में है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो लगभग है 23%। ठीक है। अब अगर हम अरावली की बात करें तो हमने जब अरावली भौतिक प्रदेश पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि जो अरावली है वो राजस्थान के अपवा तंत्र को 2 भागों में बांटता है। अरावली के पूर्वी साइड में तो हो गई बंगाल की खाड़ी, और अरावली के पश्चिमी साइड में हो गया अरब सागर। तो अरावली जो है वो 2 भागों में बांट रही है, पूर्वी बंगाल की खाड़ी की नदियां और पश्चिम में हो गया अरब सागर ये नदियां।
इसीलिए अरावली को क्या बोला जाता है, जल विभाजक रेखा बोला जाता है राजस्थान में। तो इसलिए राजस्थान में अरावली को क्या बोला जाता है, जल विभाजक रेखा, क्योंकि जो अरावली है वो राजस्थान के अपवा तंत्र को दो भागों में बांटती है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, तो राजस्थान का एक तो बीकानेर जिला है और एक है चूरू जिला, यानी कि जो उत्तर पश्चिम वाले जिले हैं, जो कि बीकानेर और चूरू जिले हैं, तो ये दो ऐसे जिले हैं जहाँ पे कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। और इसी कारण से अगर थोड़ी बहुत नदी वहाँ पे भी प्रवाहित हो जाती तो थोड़ा बहुत वहाँ पे भी मौसम सही हो जाता, थोड़ी ठंडी हो जाती, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे। तो ऐसे राजस्थान के ऐसे दो जिले हैं, बीकानेर और चूरू, जहाँ पे कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। अगर राजस्थान में सबसे ज़्यादा नदियों वाले जिले की बात की जाए तो ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो वो है चित्तौड़गढ़ जिला। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा नदियों वाले संभाग की बात की जाए कि राजस्थान का कौन सा संभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो वो है कोटा संभाग। ठीक है, और सबसे कम नदियों वाला संभाग बीकानेर संभाग। अब बीकानेर जिले में खुद में तो कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, लेकिन उस संभाग में जो सम्मिलित जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़, उसमें जो घग्गर नदी है जो कि राजस्थान के उत्तर से आती है, उत्तर में प्रवाहित होती है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में घग्गर नदी प्रवाहित होती है। तो सबसे कम नदियों वाला जो संभाग है वो कौन सा हो गया, बीकानेर। सबसे ज़्यादा नदियाँ प्रवाहित होने वाला संभाग कौन सा हो गया, कोटा। और अगर सबसे ज़्यादा नदियाँ प्रवाहित होने वाला जिला आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ जिला। ठीक है, अगर हम बात करें कि राजस्थान में जो भारत का कुल सतही जल है, यानी सतह पे प्रवाहित होने वाला जल है, उसका राजस्थान में कितना प्रतिशत है, तो वो है 1.16%। सतही जल का, भारत के कुल सतही जल का राजस्थान में कितना है, तो वो है 1.16%। और अगर भारत के कुल भूमिगत जल, यानी भूमि के अंदर जो जल है, अगर भारत के कुल भूमिगत जल की बात की जाए तो उसका है 1.69% राजस्थान में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये हमने कुछ बेसिक चीजें हैं वो देख ली, अपवा तंत्र के बारे में देख लिया, राजस्थान में अपवा तंत्र कितना महत्वपूर्ण है ये हमने देख लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपना राजस्थान जो है शुष्क प्रदेश माना जाता है, इसलिए यहाँ अगर कोई भी नदी है, झील है, तो उसका एक अलग विशेष महत्व है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कुल कितने नदी बेसिन है, तो अपने यहाँ पे यानी राजस्थान में कुल 14 नदी बेसिन है। उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे कि बंगाल की खाड़ी की तरफ वाली नदियाँ कौन सी हैं और अरब सागर वाली नदियाँ कौन सी हैं और अंतः प्रवाह वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो कुल 14 नदी बेसिन को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहली नदी है चंबल नदी, बनास नदी, बैडच या फिर आयड नदी भी इसको बोला जाता है, और गंभीर नदी। एक एक नदी को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चंबल नदी की। हमने चंबल नदी पहले भी देखी थी थोड़ी बहुत, अब इसको विस्तार से देख लेते हैं। जो चंबल नदी है इसका प्राचीन नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम है चरमणवती नदी। चरमणवती नदी, तो ये इसका प्राचीन नाम है। कई बार इसका प्राचीन नाम भी आपको पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। चंबल नदी को अभी हमने देखा था, केवल चंबल नदी को ही हम क्या बोल सकते हैं, 12मासी नदी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको राजस्थान की कामधेनु नदी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर चंबल नदी के उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम हो रहा है मध्य प्रदेश में जो विंध्यन पर्वतमाला है वहां पे एक पहाड़ी पड़ती है, जाना पाव पहाड़ी। कहाँ पे है ये है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो विंध्यन पर्वतमाला है जो ज्यादातर मध्य प्रदेश में है, और उस वहां पे एक पहाड़ी है जाना पाव पहाड़ी, वहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। अगर राजस्थान में प्रवेश की बात करें, अब उद्गम इसका मध्य प्रदेश में हो गया जाना पाव पहाड़ी से, उसके बाद ये आगे चलते चलते राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का जो 84गढ़ है वहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ जिले से एक जगह पड़ती है 84गढ़, वहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और आगे जाके मिलती कौन सी नदी में है, तो यमुना नदी में मिल जाती है। देखो, आप अगर कोई भी नदी पढ़ रहे हो तो उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है। ठीक है, अगर वो उद्गम राजस्थान से बाहर हो रहा है तो वो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश कर रही है, उसका संगम कहाँ पे हो रहा है,
उसकी लंबाई क्या है, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, अगर उस पर कोई योजनाएं चलाई जा रही हैं, अगर उस पर कोई बांध परियोजनाएं चल रही हैं तो कौन कौन सी बांध परियोजनाएं हैं, ये सब चीजें हमें नदी के बारे में पता होना चाहिए। तो ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका संगम हमने देख लिया। आगे चल के ये यमुना नदी में मिल जाती है। चौरासीगढ़, चित्तौड़ के चौरासीगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद ये जाती है बूंदी, बूंदी के बाद कोटा, कोटा के बाद करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर होते हुए लास्ट में धौलपुर से ये जाती है यमुना नदी में। ठीक है, अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसको। अगर लंबाई की बात की जाए तो राजस्थान में तो लंबाई है 322 किलोमीटर, लेकिन अगर चंबल नदी की कुल लंबाई की बात करें तो वो है 1051 किलोमीटर, और इसमें से 322 किलोमीटर जो है वो राजस्थान में इसकी लंबाई है। अगर अपवा क्षेत्र देखें कौन कौन से हैं, तो चित्तौड़ से तो ये प्रवेश कर रही है। चित्तौड़ के बाद हया हये प्रदेश, तो हया हये प्रदेश में जो शामिल जिले हैं वो हैं कोटा और बूंदी। कोटा और बूंदी को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, हया हये प्रदेश। आपको ध्यान रखना है, अगर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये 4 जिले आते हैं तो तब तो इनको बोला जाता है हड़ौती वाले जिले। ठीक है, हड़ौती के नाम से बोला जाता है। लेकिन केवल अगर कोटा बूंदी आता है तो इसको बोला जाता है हया हये प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आपको कहीं पे केवल हया हये प्रदेश लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसका मतलब है कि कोटा और बूंदी जिले की बात कर रहा है। ठीक है, और इसका डांग प्रदेश में। अब डांग प्रदेश तो अब तक तो आपको बिल्कुल एकदम याद हो गया होगा, हमने कई बार अपनी क्लास में इसको देखा है कि डांग प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल हैं। CD प्लस SM जिले, यानी कि करौली जिला, C से क्या हो गया करौली, D से क्या हो गया धौलपुर, और SM से हो गया सवाई माधोपुर। SM से क्या हो गया सवाई माधोपुर जिला। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे अपवा है, यानी कि प्रवाह क्षेत्र की अगर हम बात करें चंबल नदी के, तो चित्तौड़ से प्रवेश करती है, चित्तौड़ के बाद जाती है बूंदी में, बूंदी के बाद कोटा में, कोटा के बाद जाती है करौली, सवाई माधोपुर और फिर धौलपुर होते हुए आगे जाके यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं अभी आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, इसको हम मैप में भी देख लेंगे। तो अपवा क्षेत्र कौन कौन सा हो गया, चित्तौड़, हया हये प्रदेश यानी कि कोटा बूंदी, और डांग प्रदेश यानी कि CD प्लस SM करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिले। ठीक है, तो 3 जिले डांग प्रदेश के हो गए, 2 जिले हया हये प्रदेश के 5 और 1 हो गया चित्तौड़। इन 6 जिलों में राजस्थान के, इन 6 जिलों में चंबल नदी का जो प्रवाह है वो है। ठीक है, इसको एक बार हम मैप से समझ लेते हैं। तो एक बार मैप से देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये चित्तौड़ वाला हिस्सा है पूरा, तो यहाँ से आती है चंबल नदी, ये मध्य प्रदेश है इस साइड में। तो मध्य प्रदेश में जो जाना पाव पहाड़ी है यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है। ये हमने देखी थी कि यहाँ पे विंध्यन पर्वतमाला है, तो विंध्यन पर्वतमाला पे एक पहाड़ी है जाना पाव पहाड़ी, यहाँ से उद्गम हो रहा है चंबल नदी का। ठीक है, उसके बाद ये राजस्थान की तरफ आ रही है, तो ये राजस्थान में चित्तौड़ का पार्ट है, यानी कि ये 84गढ़ वाली जगह है चित्तौड़ में। ठीक है, यहाँ से प्रवेश करती है, उसके बाद कहाँ जा रही है बूंदी में, बूंदी के बाद जा रही है कोटा में, कोटा के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद जाती है करौली, और करौली के बाद धौलपुर होते हुए ये मिल जाती है आगे यमुना नदी में। ठीक है, यहाँ पे ये मिल जाती है यमुना नदी में। तो ये देखो चित्तौड़ से प्रवेश कर रही है, बूंदी, बूंदी के बाद कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए आगे ये नदी यमुना नदी में मिल रही है। तो प्रवाह क्षेत्र आपको याद हो गया होगा। जब भी हम नदी पढ़ेंगे तो हम मैप से ही नदियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको प्रवाह क्षेत्र है वो रटने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपको साथ में ही याद हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देख लिया, यहाँ पे राजस्थान में प्रवेश कर रही है 84गढ़ से। ठीक है, अब अगर चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं उनकी बात की जाए कि कौन कौन सी चंबल नदी की सहायक नदियां, देखो 2 प्रकार की सहायक नदियां होती हैं, एक होती है दाईं तरफ की सहायक नदियां और एक होती हैं बाईं तरफ की सहायक नदियां। अगर चंबल ऐसे जा रही है, अभी हमने देखा था कैसे जा रही है, उत्तर और बाद में उत्तर पूर्व की तरफ, तो चंबल नदी की अगर दिशा पूछी जाए राजस्थान में तो पहले तो जा रही है उत्तर की तरफ और उसके बाद जा रही है उत्तर पूर्व की तरफ। अब अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो ये वाली इसकी दिशा है, तो ये तो हो गई इसकी दाईं तरफ और ये हो गया इसका बाईं तरफ।
तो दो प्रकार की सहायक नदियां होंगी, दाईं तरफ वाली सहायक नदियां और बाईं तरफ वाली सहायक नदियां। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दाईं तरफ की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बाईं तरफ की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए कि चंबल के अगर ये वाली दिशा है तो इसके सीधे हाथ की तरफ ये वाली दाईं तरफ की सहायक नदियां हो जाएंगी और इसके उल्टे हाथ की तरफ यानी ये वाली हो जाएंगी इसकी बाईं तरफ की सहायक नदियां। अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी हैं सहायक नदियां, एक है काली सिंध नदी, एक है परवन नदी, एक है बनास नदी, एक है ब्राह्मणी, चाकण, पार्वती नदी, सीप नदी, गुंजाली नदी, मेज नदी, मांगली नदी, नेवाज या फिर इसको निवाज नदी भी बोला जाता है, आहू नदी, घोड़ा पछाड़ नदी, कुन्नू नदी और कुराल नदी। ये सारी नदियां जो हैं वो चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। देखो इसमें से जो काली सिंध और आहू नदी है, इन नदियों के का जो संगम है, यहाँ पे जो झालावाड़ का गागरोन दुर्ग है, इसको हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि जो झालावाड़ का गागरोन दुर्ग है वो कहाँ पे स्थित है, काली सिंध और आहू नदी का जो संगम है, यानी कि जहाँ पे ये दोनों नदियां मिलती हैं। संगम का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे दोनों नदियां मिलती हैं। तो जो जहाँ पे काली सिंध और आहू नदी मिलती है उनके संगम पे जो झालावाड़ का जो गागरोन दुर्ग है वो स्थित है। ठीक है, इसको हम ट्रिक से याद करने वाली हैं क्योंकि इतनी सारी नदियां हैं, मेरे को पता है आपको याद नहीं होने वाली, तो मैं आपके लिए ट्रिक लेके आई हूँ, बिल्कुल अच्छी शानदार सी ट्रिक। तो ट्रिक क्या है देखते हैं। पार्वती काले घोड़े पर बनारसी सीप लेके गई, ब्राह्मणी ने गुस्से में मांग ली। ब्राह्मणी ने क्या किया, गुस्से में मांग ली। क्यों मांगी, क्योंकि चाकण से कुक्कू आने वाला था, इसलिए उसने गुस्से में मांग ली। तो क्या है, पार्वती, आप मेरे साथ बोलो इसको, पार्वती काले घोड़े पर, कैसे घोड़े पे, काले घोड़े पर बनारसी सीप लेके गई। कैसे सीप है, बनारसी सीप लेके गई। और ब्राह्मणी ने क्या किया, गुस्से में मांग ली। क्यों मांगी, क्योंकि चाकण जो है वो आने वाला था कुक्कू से, चाकण कुक्कू से आने वाला था। अब एक एक का मतलब समझते हैं। यहाँ पे हम पार्वती से क्या हो जाएगी, पार्वती नदी हो जाएगी। काले से क्या हो जाएगी, काली सिंध नदी। काले से क्या हो गई, काली सिंध नदी। घोड़े से क्या हो गई, घोड़े से हो गई घोड़ा पछाड़ नदी। घोड़े से क्या हो गई, घोड़ा पछाड़ नदी। पर से क्या हो गई, परवन नदी। पर से क्या बन गई, परवन नदी। बनारसी से क्या बन गई, बनास नदी। बनारसी से बनास नदी। सीप से सीप नदी। उसके बाद ब्राह्मणी से ब्राह्मणी नदी। गुस्से से, तो गुस्से से बन जाएगी यहाँ पे गुंजाली नदी। गुस्से से क्या बन जाएगी, गुंजाली नदी, ये रही गुंजाली नदी। मे से क्या बन जाएगी, मेज नदी। मांगली से क्या बन जाएगी, मांगली नदी। और चाकण से चाकण नदी। एक कू से बनेगा कुन्नू नदी और एक कू से बन जाएगी कुराल नदी। और आ से क्या बन जाएगी, आहू नदी। आहू नदी देखी थी, ये रही आहू नदी। नेवा, नेवा से क्या बन जाएगी, नेवाज या फिर निवाज नदी। ठीक है स्टूडेंट, वापस देख लेते हैं एक बार। पार्वती से पार्वती नदी, काले से काली सिंध नदी, घोड़े से घोड़ा पछाड़ नदी, बनारसी से बनास नदी, बीच में पर रह गया, पर से परवन नदी, बनारसी से बनास नदी, सीप से सीप नदी। उसके बाद ब्राह्मणी से, ब्राह्मणी नाम से ही बन रही है, उससे से बनेगी गुंजाली नदी। यहाँ पे गू से बनेगी गुंजाली नदी। ठीक है, मे से बन जाएगी मेज नदी। मांगली नाम से नदी है तो मांगली नदी हो गई। चाकण नाम से भी नदी है तो चाकण नदी हो गई। कुक्कू, कुक्कू में एक कू से बन जाएगी कुन्नू नदी और दूसरे कू से बन जाएगी कुराल नदी। और आ से क्या बन जाएगी, आ से बन जाएगी आहू नदी। और नेवा, आने वाला में जो नेवा है इससे बनेगी नेवाज या फिर निवाज नदी। ठीक है स्टूडेंट, तो बिल्कुल एकदम बढ़िया वाली ट्रिक है, आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए सारी सहायक नदियाँ। कई बार पूछ लिया जाता है कि कोई भी नदी दे दी और उसमें उसकी सहायक नदियाँ दे दी, एक ऑप्शन में कोई दूसरी सहायक नदी मिलेगी, उसमें से आपको पूछा जाएगा कि इस नदी की सहायक नदियाँ, जैसे कि चंबल की सहायक नदी पूछ ले तो 4 नदी दे दे कोई भी, जैसे चाकण दे दिया, सीप दे दिया, मेज दे दिया, घोड़ा पछाड़ दे दिया, एक कोई और नदी का नाम दे दिया, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि चंबल की कौन सी सहायक नदी नहीं है या फिर कौन सी सहायक नदी है। तो आपको जो मुख्य मुख्य नदियां हैं उनकी जो सहायक नदियां हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं।
अगर चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? बनास नदी जो है वो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है। अगर दाईं ओर से, अभी हमने देखा था एक दाईं ओर की सहायक नदियां होती हैं और एक क्या होती है, बाईं ओर की सहायक नदियां होती हैं। अगर दाईं ओर की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी? काली सिंध नदी। हमने देखा अभी काली सिंध और राहु का जो संगम है उसको बोला क्या जाता है? उस संगम को एक नाम भी दिया जाता है। तो उस संगम को क्या नाम दिया जाता है? सामेला। जहाँ पे काली सिंध नदी और आहू नदी जिस जगह पे मिलती हैं उसको क्या बोला जाता है? सामेला बोला जाता है। और इसी जगह पे झालावाड़ में क्या है? गागरोन जो दुर्ग है वो इसी जगह पे स्थित है। एक ये नदी जो है चंबल नदी, ये त्रिवेणी संगम भी बनाती है। त्रिवेणी संगम का क्या मतलब होता है? जहाँ पे तीन नदियों का संगम होता है। तो वो तीन नदियां कौन कौन सी हैं? एक बनास नदी, चंबल नदी और सीप नदी। यानी कि जो बनास और सीप हैं वो क्या है? चंबल की सहायक नदी है। ये चंबल नदी है, एक तरफ से इसमें बनास नदी आके मिल रही है और एक तरफ से इसमें सीप नदी आके मिल रही है। तो यहाँ पे हो गई ना तीन नदियों का संगम। एक तो चंबल खुद है और एक इसमें बनास हो गई और एक इसमें सीप हो गई। तो ये यहाँ पे बना लिया इसने त्रिवेणी संगम, यानी कि तीन नदियों का संगम हो गया। कौन कौन सी है तीन नदियां? बनास नदी, चंबल नदी और सीप नदियों का संगम। ठीक है। कहाँ पे है ये संगम, कहाँ पे बनाती है? ये बनाती है सवाई माधोपुर में एक जगह पड़ती है पदरा गांव, यहाँ पे संगम बना रही है और इसको नाम क्या दिया जाता है? रामेश्वरम घाट। तो रामेश्वरम घाट जगह है, यहाँ पे ये संगम बना रही है। ठीक है। चंबल नदी पे एक जलप्रपात भी है। तो कौन सा जलप्रपात है? ये है चूलिया जलप्रपात, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है। अपने यहाँ पे राजस्थान का प्रसिद्ध जलप्रपात है, क्योंकि ये क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे है। जलप्रपात का नाम क्या है? तो चूलिया जलप्रपात। कौन सी जगह पे है? अगर जगह पूछी जाए तो वो है चित्तौड़गढ़ के एक जगह पड़ती है भैंसरोडगढ़। अगर आपसे जिला पूछा जाए कि जो चूलिया जलप्रपात है कौन से जिले में है, तो वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ जिले में। लेकिन अगर जगह पूछी जाए तो जगह क्या होगी? चित्तौड़गढ़ की भैंसरोडगढ़ जगह। ठीक है। और ये क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसलिए ये जलप्रपात क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको इसको। एक अपने राजस्थान में एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है। कहाँ पे है ये है कोटा के अंदर। आप सभी ने देखा होगा इसको। कहाँ पे है ये हैंगिंग ब्रिज? कोटा में है। ये राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है। ठीक है, पहला हैंगिंग ब्रिज भी बोल सकते हैं क्योंकि यही एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इस हैंगिंग ब्रिज की लंबाई है 1500 मीटर। ये कहाँ पे? चंबल नदी पे स्थित है। हैंगिंग ब्रिज कहाँ पे? ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं चंबल नदी पे। ये जो चूलिया जलप्रपात है ये भी चंबल नदी पे है, हैंगिंग ब्रिज है ये भी चंबल नदी पे है, और जो त्रिवेणी संगम बन रहा है ये भी कहाँ बन रहा है? चंबल नदी पे। ठीक है। और हम चंबल नदी के लिए क्या बोल सकते हैं कि अंतरराज्यीय सीमा पे सबसे लंबी नदी जो है वो भी कौन सी है? चंबल नदी। अगर अंतरराज्यीय सीमा यानी कि राजस्थान की दूसरे राज्यों के साथ लगने वाली जो सीमा है उस सीमा पे अगर सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वो कौन सी है? चंबल नदी। अब अगर सीमा पूछी जाए तो वो कौन कौन सी सीमा लगती है? राजस्थान की किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पे है चंबल नदी, जो कि इस सीमा पे सबसे लंबी नदी है। ठीक है, हमने दिशा देख ली नदी की। चंबल नदी की दिशा की बात की जाए तो पहले उत्तर की तरफ जा रही है और उसके बाद जा रही है उत्तर पूर्व की तरफ। तो इसकी दिशा आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? उत्तर और उत्तर पूर्व। इस पे कुछ बांध परियोजनाएं भी चल रही हैं। चंबल नदी पे कुछ बांध परियोजनाएं भी चल रही हैं। तो कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं ये हम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। चंबल नदी पूरी की पूरी क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो चंबल नदी के बारे में सारी चीजें आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें 3 चरणों में 4 बांध बने हैं। अगर चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी पे 4 बांध बने हैं। और कितने चरणों में? 3 चरणों में कुल 4 बांध इस पे बनाए गए हैं। और इसमें किस किस ने मिलकर बनाए? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो हिस्सेदारी है इसमें वो है 50-50 के प्रतिशत में, यानी 50-50 के रेशियो में मध्य प्रदेश की और राजस्थान की हिस्सेदारी है। इन दोनों ने मिलके
चंबल नदी पे 4 बांध बनाए हैं जो कि 3 चरणों में बनाए हैं। ठीक है, कौन कौन से वो बांध हैं वो देख लेते हैं। तो पहले चरण में बनाया है गांधी सागर। ये कहाँ पे स्थित है? ये है मध्य प्रदेश में। जैसे ही चंबल का उद्गम हो रहा है तो थोड़ा चलते ही मध्य प्रदेश में इस पे बना दिया गांधी सागर बांध। ठीक है, एक इस पे बनाया है पहले चरण में कोटा बैराज। तो ये कहाँ पे है? कोटा बैराज है कोटा में। तो पहले चरण में सबसे पहले चंबल नदी पे 2 बांध बनाए गए पहले चरण में। एक तो बनाया गया मध्य प्रदेश में गांधी सागर और एक बना दिया राजस्थान के कोटा में कोटा बैराज। तो पहले चरण में एक तो बना दिया इन्होंने मध्य प्रदेश में और एक बना दिया राजस्थान में। दोनों जगह पे एक एक बांध बना दिए गए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो गांधी सागर बांध है ये कहाँ पे स्थित है? ये चंबल नदी पे है, लेकिन ये राजस्थान में ना होके मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और कोटा बैराज इसका तो नाम से ही पता चल रहा है, ये कोटा में स्थित है। ठीक है, दूसरे चरण में बनाया गया था राणा प्रताप सागर बांध जो कि कहाँ पे है? चित्तौड़ में स्थित है। तो दूसरे चरण में केवल राजस्थान में बांध बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया? चित्तौड़ में। और राणा सागर जो बांध है ये बनाया गया, राणा प्रताप सागर बांध। तीसरे चरण में बना था जवाहर सागर बांध या फिर इसको कोटा डैम के भी नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है कोटा और बूंदी वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो 3 चरणों में कुल 4 बांध बनाए गए थे चंबल नदी पे। कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि जहां से चंबल नदी का उद्गम हो रहा है वहां से लेके और चंबल नदी का जहां पे संगम हो रहा है, अगर हम नीचे से बात करें यानी उत्तर की तरफ, फिर उत्तर पूर्व की तरफ जाते हुए, तो सबसे पहले चंबल नदी पे आता है यहाँ पे गांधी सागर बांध। इनका क्रम भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है गांधी सागर बांध जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पे चित्तौड़ में आता है राणा प्रताप सागर बांध। यहाँ पे कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। और ये कहाँ पे स्थित है? ये है चित्तौड़ में। उसके बाद आता है जवाहर सागर बांध। उसके बाद कौन सा है? जवाहर सागर या फिर इसको क्या बोलते हैं? कोटा डैम भी बोलते हैं। ये कहाँ पे है? ये है कोटा और बूंदी वाले क्षेत्र में। ये कहाँ पे हो गया? कोटा बूंदी वाले क्षेत्र में। उसके बाद आता है कोटा बैराज बांध। ये कहाँ पे है? कोटा बैराज, ये स्थित है कोटा में। तो इनका क्रम भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से 4 बांध हैं जो कि चंबल नदी पे बने हुए हैं? पहला है गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, और तीसरा है जवाहर सागर बांध, और चौथा है कोटा बैराज। तो इसमें से जो गांधी सागर और कोटा बैराज है ये बने थे पहले चरण में। दूसरे चरण में बना था राणा प्रताप सागर बांध और तीसरे चरण में बना था जवाहर सागर या फिर जिसको कोटा डैम बोला जाता है। तो ये हमने राजस्थान की जो बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियां हैं उसमें से जो चंबल नदी है उसके बारे में देख लिया। तो चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है यहाँ पे वर्तमान में कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कंदरा सुधार कार्यक्रम, ठीक है, ये कहाँ पे चलाया जा रहा है? ये चंबल नदी पे चलाया जा रहा है। ये चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें चलाया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कंदरा सुधार जो कार्यक्रम है ये किससे संबंधित है? तो ये है चंबल नदी से संबंधित कार्यक्रम जो कि वर्तमान में चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वहां पे चलाया जा रहा है। तो ये अपन ने देख लिया राजस्थान की जो बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियां थी उसमें से जो चंबल नदी थी उसके बारे में हमने विस्तार से देख लिया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, बाकी का जो अगली नदी है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको आज की क्लास की PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि जो PDF डलती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।